हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिनों बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 25 जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कितने प्रश्न दोस्तों? 25 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला वाला देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो थी वो थी 1296 से 1316 ईस्वी। कब से कब तक? 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 100, 25, 75, 50। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या राइट हो जाएगा बताइए? तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध यदि बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। चलिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या आपका तुगलक वंश? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, तोमर वंश आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 12वीं शताब्दी से रिलेटेड में बहुत ही एक्साइटिंग फैक्ट की यदि बात करूँ तो ये जो आपका एक फास्ट फूड है समोसा, ठीक है, ये आपका 12वीं शताब्दी से जो है प्रचलन में है। तो ये बहुत ही पुराना फास्ट फूड है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, राजा महाराजाओं के समय से ही ये खाया जा रहा है, तो ये 12वीं शताब्दी से रिलेट करता है। सबसे पुराना फास्ट फूड यदि है तो वो है आपका जो आप खाते हैं समोसा, 3 पंख की तितली नहा धो के निकली। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, एक कांगुआ पर्वत ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी। देख ही रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गैर एशियाई पर्वत है, अर्थात बात करें एशिया से बाहर। जी हाँ, एशिया से बाहर। गैर एशियाई मतलब एशिया से बाहर। एकांगुआ पर्वत ये एशिया से बाहर है, जबकि यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत और मैकिले पर्वत ये सब जो है एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप भारत सॉरी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें भारत, नेपाल, जापान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे बहुत बड़े बड़े देश यहाँ पर हैं। तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कोई एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए दोस्तों, जो एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया देश जो है ये एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। चलिए, निम्नलिखित में से मक्का, रागी, बाजरा, गेहूं, अब बताइए इनमें से किसे छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं? तो गेहूं को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं रबी की फसल है, ठीक है, ना कि खरीफ की फसल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो तीनों है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये वाला ऑप्शन आप सभी का गेहूं जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका खरीफ की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है? रबी की फसल। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसकी फसल है? रबी की फसल। रवि नाम वाला रवि नहीं, ये वाला रवि, बापे बड़ी मात्रा है। और नाम वाला रवि कैसा होता है? ऐसे होता है। देखिए, पेन भी नहीं चल रहा है, गरीबी। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है वो है आपका एंजिल झरना, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है?
979 कितनी दोस्तों? 979। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। पेन तो चल नहीं रहा है, इसीलिए माउस से ही लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितनी है? 979 मीटर। फीट में बात करें तो 3217 फीट है। कितना है? 3217 फीट। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है था ये। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजल झरना है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ कितना ऊंचा है आपको मैंने बताया। और ये वेनुजेला में कैरो नदी पर स्थित है। चलिए, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त, या आपका प्लूटो रिको गर्त, या आपका साउथ सैंडविच गर्त। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो आपका सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई जो है 7450 मीटर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सुंडा गर्त। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? देखिए दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा जो है, जिसे हम लोग जानते हैं भूल भुलैया के नाम से, ठीक है, तो ये बड़ा इमामबाड़ा जो है इसलिए बनवाया गया था। चलिए पहले मैं आपको बताऊं ये आपका किसने बनवाया। तो दोस्तों, अवध के चौथे नवाब आउस उल दौला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आसुफ उद दौला, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कितने लोग यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा गए हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इमामबाड़ा जो है लखनऊ में बना है, और ये 1784 ईस्वी में बनवाया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिए। और यह जो है 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनवाया गया था। दोस्तों मैं तो यहाँ पर गया हूँ और बहुत करीबी से मैंने देखा भी है। एक इसके ऊपर छोटा सा मैंने ब्लॉग वीडियो भी बनाया है, जो आपको एमजे सरप्राइज वीडियो यदि आप सर्च करेंगे तो उस पर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उस पर मैंने इमामबाड़ा में कुछ वीडियोज शूट किए हैं, तो उसको आप सब लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें कैसे लोग भूल जाते हैं, अंदर जाने के बाद बाहर निकलना ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा फनी वे में वो वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग सर्च जरूर करिएगा, ठीक है। एमजे सरप्राइज वीडियो के नाम से वो चैनल है। अभी उस पर ज़्यादा कुछ वीडियोज नहीं डाला हूँ मैं, ब्लॉगिंग टाइप में ये वीडियो है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये इमामबाड़ा जो है शत्रुओं से बचने के लिए, जो उनके यहाँ आक्रमण हुआ करते थे उनसे बचने के लिए बनवाया गया था, जिससे शत्रु लोग आने के बाद उन्हें पता ही नहीं रहता था कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि एक रास्ता होता था अंदर जाने का, लेकिन बाहर आने के लिए जो है तीन रास्ते, सॉरी माफ करिएगा, अंदर जाने का तीन रास्ता होता था, लेकिन बाहर आने का केवल एक ही रास्ता होता था। तो इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन हो जाता था, ठीक है। तो वैसे थोड़ा मोड़ा ब्लॉगिंग में आप देख सकते हैं मेरे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड जो है उसका नाम क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, या लंका कांड। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो रामचरितमानस आप सभी लोग जानते होंगे कि रामचरितमानस में सबसे लंबा अध्याय वो जो है आपका बाल कांड, बाल अवस्था सबसे लंबा है। इसमें जो है कुल 361 दोहे हैं। कितने? 361 दोहे हैं। पेन तो चलने लगा भैया। 361 दोहे हैं, और रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो लिखे गए हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि इनके ऊपर ही बहुत ही रामचरितमानस मानी जाती है सही सही वाली। चलिए, तो यहाँ पर आपका बालकांड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मादत उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार सन 1919 के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में सन 1919 ईस्वी में किसकी, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जलियांवाला बाग नरसंहार में। चलिए, गांधी जी ने जून 1904 ईस्वी में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। बताइए, नटाल, कुछ लोगों का मानना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने जो है सन 1904 ईस्वी में डरबन के 12 फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टाल स्टाय, जी हाँ टाल स्टाय नामक अ, टाल स्टाय फार्म तथा नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जितने भी लोगों ने नटाल बताया है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। भारत की सीमाएं जो हैं कुल 7 देशों से लगती हैं। बचपन में एमबीए किया, ये फॉर्मूला आप लोग अगर मेरे ओल्ड वीडियोज में देखेंगे तो जरूर मिलेगा। इसी चैनल पर आपको देखना है, बचपन में एमबीए किया। यदि मेरा स्टार्टिंग देखना चाहेंगे तो इसमें आप इस चैनल पर देख सकते हैं, एकदम मेरा पहला वीडियो यही था। ठीक है, बचपन में एमबीए किया, इसका मतलब क्या हो गया, बचपन में बा का मतलब हो गया क्या, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आप लोग वैसे वैसे काउंट करते हुए जाइए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये सब उसी बचपन में एमबीए का सब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसने भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है इन 7 देशों से। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7वां, बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, क्योंकि हर एक स्थलीय सीमा भिड़ी मतलब है। श्रीलंका की स्थलीय सीमा दोस्तों यहाँ पर नहीं रिलेट करेगी। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अच्छा, श्रीलंका भी तो पड़ोसी देश है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो स्थल सीमा नहीं जुड़ी हुई है। यदि आपको श्रीलंका जाना है तो आपको इंडिया के एकदम निचले हिस्से पर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहां से समुद्र के माध्यम से, मतलब समुद्र मतलब पानी के जहाज से आप जा सकते हैं, या तो फिर एरोप्लेन से जा सकते हैं। स्थल कोई मार्ग नहीं है जाने का श्रीलंका। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्थल से जुड़ा हुआ भाग जो है वो जो 7 राज्य हैं, 7 देश हैं, मैंने बताया आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 244 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं चल पाएगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, तो अगले क्वेश्चन के लिए आप सभी को अगले क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक थी क्लास। सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।